Welcome students in this lecture of classification of phylum Chordata. So far what we have studied that phylum Chordata is divided into two groups, Protochordata and Acraniata. The second group is Euchordata or Craniata. We have already talked about Protochordates या Acraniata. यूरोकोर्डेटा हमने पढ़ लिया है जिसमें हर्डमानिया स्टडी किया है हमने, और दूसरा हमने सिफेलोकोर्डेटा भी पढ़ लिया है जिसमें हमने एम्फियोक्सिस के बारे में बात की। आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो यूकोर्डेटा और क्रेनिएटा के बारे में रहेगा। ये हमारे पास कोर्डेटा का दूसरा ग्रुप है और बच्चों इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही सब फाइलम है, दैट इज़ वर्टिब्रेटा। द मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ यूकोर्डेटा और क्रेनिएटा इज़ दैट दे हैव, जैसा कि मैं पहले ऑलरेडी आपको 2-3 बार बता चुका हूँ कि दे हैव क्रेनियम एंड दे हैव अ वर्टिब्रल कॉलम। क्रेनियम प्रोटेक्ट ब्रेन, वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड या नर्व कॉर्ड को वो प्रोटेक्ट करता है। और हमारे पास इसमें एक ही सब फाइलम है, दैट इज़ वर्टिब्रेटा। फाइन, ध्यान दे बच्चों, एक स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ मैं, दैट all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrate। तो ये आपको एक स्टेटमेंट एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और आपको इसको क्लियर करना है कि देखिए ये हमारे पास यहाँ है फाइलम कोर्डेटा और इस कोर्डेटा में सारे मेंबर्स आ गए। कोर्डेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर 3 रहेंगे, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट और प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। ये जो कैरेक्टर हैं 3, ये प्रोटोकोर्डेटा में भी प्रेजेंट है और यूकोर्डेटा में भी प्रेजेंट है, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम वाला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो सिर्फ वर्टिब्रेटा में ही प्रेजेंट है। यानी कि ये जो यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा के मेंबर्स हैं ये कॉर्डेट्स तो हैं लेकिन इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। तो लेट्स कम टू दैट पार्ट कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वर्टिब्रेटा। क्रेनियम प्रेजेंट है, फाइन। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, क्योंकि एडल्ट में इट वुड बी रिप्लेस्ड बाई वर्टिब्रल कॉलम। इन एडल्ट्स नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाई cartilaginous or bony vertebral column, and then I have given a statement that all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates। तो ये आपको यहाँ समझ में आ जाना चाहिए। फिर से एक बार यहाँ अपनी नज़र डालिए कि कॉर्डेटा में 2 ग्रुप है, प्रोटोकॉर्डेटा और एक्रेनिएटा। ये कॉर्डेट तो हैं लेकिन इनमें वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होगा। और जो दूसरा ग्रुप है हमारे पास यूकोर्डेटा और क्रेनिएटा, इसमें ये जो हमारे पास सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, इसमें अब आगे जितने भी मेंबर्स होंगे, चाहे वो साइक्लोस्टोमेटा के हों, चाहे फिशेज़ हों या टेट्रापोडा के मेंबर्स हों, दे ऑल विल हैव अ वर्टिब्रल कॉलम। फाइन, अब अगेन द सब फाइलम वर्टिब्रेटा हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 डिविजन्स। एक हमारे पास है एग्नेथा जिनमें जॉज एब्सेंट है और दूसरा है हमारे पास नेथोस्टोमेटा, इनमें जॉज प्रेजेंट है। तो पहले हम आज शुरुआत करते हैं एग्नेथा के साथ, और इसमें हमारे पास एक ही क्लास है। वैसे इसमें 2 क्लासेस हैं एग्नेथा में, ऑस्ट्रेकोडर्माई एंड साइक्लोस्टोमेटा, पर क्योंकि हम जानते हैं ऑस्ट्रेकोडर्माई सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं तो हम जो आज डिस्कशन करेंगे वो सिर्फ साइक्लोस्टोमेटा के बारे में करेंगे। तो कम टू द साइक्लोस्टोमेटा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये देखो इस तरह की इनकी बॉडी होती है। हम इसके सारे फीचर्स जो हैं वो स्टडी कर लेते हैं। ध्यान दीजिए आप, देखिए आपको यहाँ पर इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो यही रहेगा कि दे हैव ए, यहाँ आपको इनका देखिए ये माउथ दिखाई दे रहा है। अब इनका माउथ कैसा है, ये बेसिकली इसमें जॉज एब्सेंट है, तो ये सकिंग टाइप का और सर्क्यूलर माउथ है। यहाँ पे आपको कुछ टीथ डेफिनेटली दिखाई देंगे जो कि इनका जो भी होस्ट होगा उससे चिपक के वहाँ उसको डैमेज करने के लिए रिक्वायर है। तो वाई दे हैव ए सकिंग और सर्कुलर माउथ, तो सर्कुलर माउथ इसलिए होगा बच्चों, रिमेंबर दैट दे डू नॉट हैव जॉज। तो इन एब्सेंस ऑफ जॉज माउथ लुक्स लाइक अ सर्कुलर स्ट्रक्चर। और ये जितने भी मेंबर्स हैं ये सभी एक्टोपैरासाइट होते हैं, तो ऑल आर एक्टोपैरासाइट। कुछ इनमें से स्कैवेंजर्स भी होते हैं, पर हमारी बुक में लिखा हुआ है कि
कि ऑल आर एक्टोपैरासाइट, तो हम मान के चलते हैं कि ऑल आर एक्टोपैरासाइट। फाइन। जैसे ही आप माउथ से थोड़ा सा यहाँ ऊपर की ओर देखते हैं तो यू विल फाइंड कि यहाँ आपको एक पिट, छोटा सा खड्डे जैसा दिखाई देगा। ये जो पिट है इसे हम नॉस्ट्रिल कहते हैं और सिंगल ही है ये। नॉस्ट्रिल का मतलब जो नोज़ की ओपनिंग है बच्चों, जैसे हमारे नोज़ में दो ओपनिंग होती है तो उनको हम नॉस्ट्रिल्स या नेयर्स कहते हैं। वी हैव टू नॉस्ट्रिल्स, लेकिन यहाँ ये जो मेंबर्स हैं इनके पास सिंगल नॉस्ट्रिल ही होता है। दूसरा बच्चों, इनके पास गिल्स होते हैं, लंग्स तो इनके पास होते नहीं हैं। तो नॉस्ट्रिल्स की रिक्वायरमेंट क्या है, तो इनके नॉस्ट्रिल्स आगे अंदर तक नहीं खुलते हैं, बल्कि ये सिंपल पिट्स होता है, छोटा सा एक खड्डा है जहाँ ये ऑल्फेक्शन से रिलेटेड स्टिमुलस रिसीव करते हैं। और अगर सिंगल नॉस्ट्रिल होता है तो इस तरह की जो कंडीशन है उसे हम मोनोराइनस कंडीशन कहते हैं। द कंडीशन इज नोन एज मोनोराइनस कंडीशन। तो एक ही इनके पास नॉस्ट्रिल है। अब थोड़ा सा हम ऊपर आए और उसके बाद हम बात करते हैं इसकी आइज़ के बारे में। तो यू विल फाइंड कि यहाँ आपको इसमें आइज़ दिखाई देगी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चों इनके पास 3 आइज़ होती है। तो एक आपको यहाँ ये दिखाई दे रही है, एक इसकी ऑपोजिट एंड में हो जाएगा। तो इन 2 आइज़ को तो हम लेटरल आइज़ कहेंगे। करेक्ट। तो 2 आइज़ तो लेटरल आइज़ हो गई, एक इधर है लेफ्ट साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है, एक उनकी ऑपोजिट साइड में उधर हो जाएगी। लेकिन उससे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये एक सिंगल आई जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, इसको हम मीडियन आई कहते हैं। इसे हम मीडियन आई कहते हैं या इसे हम पाइनियल आई भी कहते हैं। तो जो हमारे अर्ली कॉर्डेट्स थे उनमें बच्चों 3 आँखें हुआ करती थी, शिव जी की तरह, 2 आँखें साइड में और एक सेंटर में। तो जो 2 साइड में आइज़ है वो तो लेटरल आइज़ हो गई, और एक जो बीच में आई होती है उसे हम मीडियन आई या पाइनियल आई कहते हैं। बच्चों जैसे जैसे कोर्डेटा का एडवांसमेंट होगा, ये जो मीडियन आई या जो पाइनियल आई है ये डिसअपियर हो जाएगी, बाद में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। और ये इसका जो पार्ट ब्रेन से कनेक्टेड है हमारे, वहाँ ये एक ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाती है जिसे हम पाइनियल ग्लैंड कहेंगे, और उससे एक हार्मोन बनता है मेलाटोनिन। और इंटरेस्टिंगली मेलाटोनिन का जो सिक्रीशन है वो पूरा लाइट डिपेंडेंट है। तो हम इसके बारे में और कभी आगे बात करेंगे। अभी आप ये ध्यान रखें कि जो अर्ली कॉर्डेट्स थे, पर्टिकुलरली जो साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स हैं, उनमें 3 आइज़ हुआ करती थी। इवन जो ऑस्ट्रिकोडर्माई एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनके पास भी 3 आइज़ थी, 2 लेटरल आइज़ होगी और एक मीडियन आई होगी। आँख के बाद अब हम बात करते हैं बच्चों इनके ईयर के बारे में। तो यहाँ पर इनके पास अंदर की ओर है ना, ये जो मैं बाहर बना रहा हूँ डायग्राम, बाहर नहीं होता है बल्कि अंदर की ओर इनमें इस तरह से एक इंटरनल ईयर भी प्रेजेंट है। इंटरनल ईयर भी होता है, लेकिन उस इंटरनल ईयर में सिर्फ 1 और 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती। मैं आपको पहले जब आर्थ्रोपोडा पढ़ाया है उस समय ईयर की स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा नॉलेज दे चुका हूँ मैं। 1 और 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स ही हैं इनके पास। यहाँ लिख देते हैं हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और these semicircular canals are just for balancing the body। इसमें हियरिंग फंक्शन नहीं है, ध्यान रखेंगे आप, नो हियरिंग, इनको इस ईयर से सुना ही नहीं देता है। जो हियरिंग है इट इज़ फर्स्ट इवॉल्व फ्रॉम फिशेज़, जो ट्रू फिशेज़ हमारे पास होगी वहाँ से हियरिंग का फंक्शन इवॉल्व होता है। तो दे डू नॉट हैव हियरिंग फंक्शन। यहाँ पर जो ईयर का फंक्शन होगा इंटरनल ईयर का, दैट इज़ जस्ट फॉर बैलेंसिंग। इसके ठीक ऊपर की ओर जाएं आप, अब आ जाते हैं हम यहाँ और देखिए कि ये इनका यहाँ ब्रेन हो जाएगा, और ब्रेन के बाद एक इनकी नर्व कॉर्ड हो जाएगी। फाइन। तो ये तो हो गया इनका ब्रेन, और पीछे ये ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड हो जाएगी। तो हम चाहे तो इसको लेबल कर देते हैं, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड हो जाएगी, और आगे की ओर ये हमारे पास ब्रेन हो गया। द पॉइंट इज़ दैट, जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो ये रहेगा बच्चों कि हमें ध्यान रखना है
देयर ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय अ क्रेनियम। तो देखो यहाँ पर क्रेनियम आ चुका है, और ये जो क्रेनियम होगा अभी बोन से बना हुआ नहीं है बच्चों, ये कार्टिलेज से बना हुआ। और उसके बाद पूरा इनके पास एक वर्टिब्रल कॉलम भी होगा जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगा। जैसा कि अभी मैं आपको बता चुका हूँ दैट दे बिलोंग्स टू सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रल कॉलम तो इनके पास डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। तो ये देखिए हम इसको बनाते हैं, छोटी छोटी बोन्स होती है ये रिंग जैसी, जो स्पाइनल कॉर्ड को या नर्व कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। तो ये देखिए अब हम इसको लेबल कर लेते हैं। देयर यू हैव cranium and then here you have vertebral column। ठीक है, और ध्यान रखें कि both these structures are made up of cartilage। इनके पास अभी बोन नहीं है, तो कार्टिलेज से बना हुआ क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम है। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और है बच्चों, और वो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इनके पास इस क्रेनियम और वर्टिब्रम के अलावा नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट है। ये यहाँ मैं बना देता हूँ दैट दे स्टिल हैव देयर नोटोकॉर्ड। तो नॉर्मली वर्टिब्रेटा के जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाए थे मैंने आपको, उन कैरेक्टर्स में ये बात बताई है कि नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन बच्चों ये देखो सडनली ऐसा कैरेक्टर आ नहीं सकता है, तो इट टेक्स सम टाइम नोटोकॉर्ड को डिसअपियर होना और वर्टिब्रल कॉलम का आना। तो बीच में एक स्टेज ऐसी भी आएगी जब नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट है और वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट है। तो दे हैव, अगेन याद रखें आप, दे हैव persistent नोटोकॉर्ड, यानी कि रिप्लेस नहीं होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी रहेगी और एडल्ट में भी इनके पास ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, ध्यान रखेंगे आप। अगर आपसे पूछे कि परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ नोटोकॉर्ड किन में रहती है, तो एक हमारा पहले क्लास जा चुकी है दैट इज सिफेलोकॉर्डेटा, सब फाइलम था सिफेलोकॉर्डेटा, उनमें परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड है। उसके बाद साइक्लोस्टोमेटा में भी परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड के साथ वर्टिब्रल कॉलम भी होगा। और आगे जब हम फिशेज़ की बात करेंगे तो फिशेज़ में जो कार्टिलेजिनस फिशेज़ है दे ऑल्सो हैव अ परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड, उनमें भी वर्टिब्रल कॉलम होगा और वर्टिब्रल कॉलम के साथ उनके पास एक नोटोकॉर्ड भी होगी। तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। 3 ग्रुप मैंने बता दिए यहाँ, साइक्लोस्टोमेटा और इससे पहले वाला सिफेलोकॉर्डेटा, और नेक्स्ट जो कॉन्ट्रिक्थीज है हमारी कार्टिलेजिनस फिशेज़ आएगी, मैं पढ़ाऊँगा उनके बारे में, उनमें भी परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड होती है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर इनके गिल्स के बारे में बात करते हैं। तो दे हैव मैनी गिल स्लिट्स, मैनी से मेरा मतलब है दैट दे हैव ऑलमोस्ट 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। तो मैं सारे तो नहीं बना रहा हूँ, कुछ बना देता हूँ यहाँ। तो दीज आर देयर गिल स्लिट्स, and how many such gill slits are there? तो they have 6 to 15 pairs of gill slits। उसके बाद इनका यहाँ नीचे की तरफ हम हार्ट बना लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बना रहा हूँ बच्चों में जस्ट कि इनके पास वेंट्रल हार्ट है, और जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, 2 चैम्बर्ड हार्ट दे हैव, जिसमें 1 ऑरिकल हो जाएगा और 1 उसमें वेंट्रिकल हो जाएगा। दे हैव वीनस हार्ट। वीनस हार्ट का मतलब होता है बच्चों कि इनके हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो नहीं करता है। तो दे हैव वीनस हार्ट। आई रिपीट, व्हाट यू मीन बाय वीनस हार्ट? ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट। और दूसरा हम ये भी कहेंगे कि दे हैव सिंगल सर्कुलेशन, मीन्स कि जब ब्लड एक पूरा राउंड, एक पूरा सर्कल बॉडी में लेगा तो हार्ट से वो सिर्फ एक ही बार पास होता है। तो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक को हम सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। तो हार्ट इनके पास 2 चैम्बर्ड है,
वीनस हार्ट है। वीनस हार्ट क्यों है? क्योंकि ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट, सिंगल सर्कुलेशन है। इनके जो आरबीसीज होंगे वो ओवल होंगे और न्यूक्लिएटेड होंगे। ये फीचर मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सिर्फ मैमल्स ऐसे होंगे जिनमें बाइकॉनकेव और ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी हैं, अदरवाइज जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनमें ओवल एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होते हैं। हार्ट के बाद अगर हम बात करते हैं तो दे ऑल्सो हैव अ किडनी। तो ये इनकी इस तरह से जस्ट रिप्रेजेंटेटिव बना रहा हूँ मैं। दे हैव किडनीज फॉर द एक्सक्रीशन। और किडनी जो होती है वो इनकी या तो प्रोनेफ्रिक किडनी होगी या फिर वो मीज़ोनेफ्रिक किडनी होगी। ये भी मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्रोनेफ्रिक का मतलब जो नेफ्रोजेनिक मीजोडर्म होती है, अगर उसके एंटीरियर पार्ट से किडनी डेवलप होती है तो उसे प्रोनेफ्रिक कहते हैं। उसके मिडल पार्ट से अगर किडनी डेवलप होती है तो उसे मीजोनेफ्रिक किडनी कहते हैं। और अगर उसके पिछले पार्ट से किडनी डेवलप होती है पोस्टीरियर पार्ट से तो उसे हम मेटानेफ्रिक किडनी कहते हैं। तो दे हैव ए किडनी लाइक दैट। और पीछे की तरफ इनके पास यहाँ एक हमने नहीं बनाया लेकिन अभी बना देते हैं। यहाँ एक पीछे बीच में एक इनके पास फिन हो जाएगा। ये इनका इधर लिख देता हूँ मैं, दैट दे हैव ए डोर्सल फिन, जो कि ओबियसली अनपेयर्ड होगा। और एंड में यू कैन सी हियर कि यहाँ पर भी एक फिन है, ये इनका कॉडल फिन है, ये भी अनपेयर्ड है, बीच में होता है, लास्ट में पीछे की तरफ सेंटर में है, अनपेयर्ड कॉडल फिन है ये। और इनके पास पेयर्ड फिन्स जो कि नॉर्मली फिशेज़ में होते हैं। मैं इस तरह से आपको बता देता हूँ कि जब हम मछलियों की बात करते हैं तो यहाँ और यहाँ भी कुछ फिन्स होते हैं। यहाँ जो फिन्स होते हैं उनको पेक्टोरल फिन्स कहते हैं और यहाँ जो फिन्स होते हैं उनको पेल्विक फिन कहते हैं। इन फिशेज़ में ये, क्योंकि ये फॉल्स फिशेज़ है, ट्रू फिशेज़ नहीं है, तो दे डू नॉट हैव पेयर्ड फिन्स। फाइन। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखें आप कि क्योंकि फॉल्स फिशेज़ है तो स्केल्स एब्सेंट, बॉडी पर किसी तरह के स्केल्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड फाइनली जस्ट पिछले पार्ट पर आ ही गए हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट देयर रिप्रोडक्शन। ये सभी नॉर्मली कॉर्डेट्स की तरह यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी। और जो लार्वा है उसका नाम है अमोसॉइट लार्वा, अमोसॉइट लार्वा। इनके बारे में मैं बता देता हूँ, एक बार पहले भी बताया है, फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए कि जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं ये मराइन होते हैं और इनके एडल्ट जो हैं वो समुद्र में ही रहते हैं। और जब रिप्रोडक्शन करना होगा तो ये फ्रेश वाटर में माइग्रेशन करते हैं, ऊपर की तरफ पानी में जाएंगे, फ्रेश वाटर में रिवर्स में जाएंगे और वहाँ रिप्रोडक्शन करेंगे, अंडे देंगे। अंडे देने का जो प्रोसेस होता है उसको स्पॉनिंग कहते हैं। और स्पॉनिंग करने के बाद जो एडल्ट्स हैं उनकी तो डेथ हो जाएगी और फर्टिलाइजेशन के बाद लार्वा जो है वो पानी से निकलेंगे, वो कुछ समय तक वहीं रहेंगे। और मेटामॉर्फोसिस के बाद कुछ समय का मतलब वो लगभग लार्वा जो है एक्सटेंडेड लार्वल स्टेज है, 3-4 साल तक, 5 साल तक इनके लार्वा उसी स्टेज में रहेंगे, धीरे धीरे ग्रो करेंगे। और आफ्टर मेटामॉर्फोसिस दे रिटर्न टू ओशियन, वापस वो समुद्र में आ जाते हैं। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, याद रखना है, हमें इसे भूलना नहीं है। तो इस तरह से बच्चों हमने ये जो है वी हैव टॉक्ड अबाउट साइक्लोस्टोम्स कैसे दिखते हैं। हमने क्या क्या इनके बारे में लिखा है उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक बार, जो यहाँ लिख चुके हैं हम। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर मराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन फ्यू डेज दे डाई, दे मतलब उनके एडल्ट की डेथ हो जाती है। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशियन। दीज आर फॉल्स फिशेज, तो मैंने आपको बता दिया है क्यों दे आर फॉल्स फिशेज, क्योंकि एक इनके पास पेयर्ड फिन्स एब्सेंट है, दूसरा जॉज एब्सेंट है और तीसरा इनके पास स्केल्स भी एब्सेंट है।
अच्छा, मैंने नीचे लिख रखा है ऑल आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम अदर फिशेस, क्योंकि ये दूसरों के गिल्स पर चिपक जाते हैं और वहीं इस तरह से फीडिंग करते हैं, गिल्स पर जाकर चिपकते हैं ये, क्योंकि दूसरी मछलियों की स्किन तो टफ होती है, वहाँ पंक्चर करना स्किन को डिफ़िकल्ट होता है, तो दूसरी फिशेज़ का जो सॉफ्ट पार्ट होगा वो उनके गिल्स होंगे, तो ये गिल्स पर ही जाकर चिपकते हैं, वहाँ से आसानी से ये खून पी सकते हैं। और गिल्स जो हैं वो हाईली वस्कुलराइज्ड भी होते हैं, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, तो वहाँ से खून पीना भी आसान होता है। जो एनिमल्स ब्लड सकिंग होते हैं इस तरह से, उन्हें हम सैंग्विवोरस कहते हैं। ओके, सो दे डू नॉट हैव स्केल्स, एब्सेंट हो गए। पेयर्ड फिन्स, एब्सेंट हो गए। जॉज एब्सेंट, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज। नोटोकॉर्ड इनमें जैसे कि मैंने बताया परसिस्टेंट होती, वर्टिब्रल कॉलम भी होगा और वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ इनमें नोटोकॉर्ड भी होगी। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज के बने होते हैं, बोन के बने हुए नहीं हैं। 3 आईज आर फाउंड, एक इनमें मीडियन आई हो जाएगी और 2 इनमें लेटरल आईज हो जाएगी। ओनली 1 नॉस्ट्रिल, है ना, 1 नॉस्ट्रिल का मतलब वो ये हो गया कि क्या कंडीशन कहते हैं हम इसको, मोनोराइनस कंडीशन कहते हैं इसे। इंटरनल ईयर में क्या क्या है बच्चों इनके स्ट्रक्चर्स। इंटरनल ईयर कंटेंस 1 और 2 सेमी सर्कुलर कैनाल जस्ट फॉर बैलेंसिंग। गिल स्लिट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया दैट दे हैव 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। हार्ट इनका 2 चैम्बर्ड है, जिसे हम वीनस हार्ट कहते हैं क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। एंड दे हैव सिंगल सर्कुलेशन। किडनी इनकी प्रोटोनेफ्रिक या मीजोनेफ्रिक हो सकती है। एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, लार्वा इनका अमोसाइट लार्वा है। एग्जाम्पल इसका बच्चों एक बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है, दैट इज़ पेट्रोमाइजोन। इसे हम लैम्प्रे भी कहते हैं। ये लिविंग फॉसिल है एंड एग्जिबिट एनाड्रोमस माइग्रेशन। एनाड्रोमस माइग्रेशन का मतलब समुद्र से अगर कोई माइग्रेट करके रिवर में या फ्रेश वाटर में जाते हैं तो इसे एनाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। इसका जब ऑपोजिट है कि कोई फिश फ्रेश वाटर में रहती है लेकिन माइग्रेशन वो समुद्र की तरफ करती है, नीचे जाती है, तो उसे कैटाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। यहाँ नीचे मैंने 4 टर्म्स लिखी हुई है, हम इसको लिख लेते हैं। एनाड्रोमस का मतलब सी ओशियन से रिवर की तरफ अगर कोई माइग्रेशन करते हैं तो इसे हम एनाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। और अगर इसका ऑपोजिट है कि फ़िश जो है वो रिवर में रहती है लेकिन वो ओशियन में माइग्रेट करती है तो उसे हम कैटाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। और अगर कोई फ़िश हमेशा फ्रेश वाटर में ही रहती है और लिव्स ओनली इन फ्रेश वाटर, इधर उधर माइग्रेट नहीं करती है तो फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर ही माइग्रेशन है, तो इस तरह की मछलियों को हम पोटेमोड्रोमस कहते हैं। और अगर कोई फिश सिर्फ ओशियन में रहती है तो उसे हम ओशियनोड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं, ओनली इन ओशियन। ओके बच्चों, तो पेट्रोमाइजोन में किस तरह का माइग्रेशन हो रहा है, क्योंकि वो सी में रहते हैं और स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं, तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एनाड्रोमस माइग्रेशन। 2 एग्जांपल यहाँ पर है बच्चों, एक ये मैंने बता दिया आपको पेट्रोमाइजोन है और दूसरा एक और है मिक्सिन। मिक्सिन को हम हैग फिश भी कहते हैं। हैग का मतलब होता है कोई ओल्ड लेडी बिल्कुल जो है जिसकी चेहरे पर बहुत ज़्यादा रिंकल्स पड़े हुए हों, क्योंकि इनके जॉज एब्सेंट है ना बच्चों, तो माउथ जो है वहाँ पर कई सारे आपको रिंकल्स दिखाई देते हैं इस फिश में, मिक्सिन में, इसलिए इसे हम हैग फिश भी कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारा साइक्लोस्टोमेटा कंप्लीट होता है बच्चों। यू हैव सीन द डायग्राम। और सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल हमें साइक्लोस्टोमेटा के कंसिडर करने हैं। एक आपको पेट्रोमाइजोन पढ़ना है और दूसरा आपको मिक्सिन हैग फिश। पेट्रोमाइजोन का एक और नाम है बच्चों लैम्प्रे एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल की डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ऐसे एनिमल्स जो जिनमें ओरिजिन से लेकर अब तक कोई खास इवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं आए हैं और क्लोजली रिलेटेड दूसरी जितनी भी मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ हैं वो सारी एक्सटिंक्ट हो चुकी हों। फाइन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, यहाँ आ जाते हैं एक बार। तो हमने बच्चों ये एग्नेथा पढ़ लिया, साइक्लोस्टोमेटा पढ़ लिया। लेट्स बिगिन विथ नेथोस्टोमेटा। अब नेथोस्टोमेटा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है बच्चों? वेरी सिंपल, दैट दे विल हैव क्रेनियम, क्योंकि वो क्रेनिएटा से बिलोंग करते हैं। दे विल हैव वर्टिब्रल कॉलम बिकॉज दे बिलोंग्स टू सबफाइलम वर्टिब्रेटा। बट नाउ वी आर यूजिंग टर्म नेथोस्टोमेटा, तो इनमें जॉज प्रेजेंट होंगे। अब जो नेथोस्टोमेटा है उसको हमने 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया है।
दो सुपर क्लासेज है हमारे पास, एक सुपर क्लास पाइसेज है और दूसरी सुपर क्लास टेट्रापोडा है। पाइसेज में सारी की सारी मछलियाँ आती हैं, ऑल फिशेज, और जो टेट्रापोडा है सुपर क्लास टेट्रापोडा, इसमें हमारे पास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स हैं। तो आज हम इन सब के बारे में बात नहीं करते हैं, आज हम सिर्फ बात करेंगे पाइसेस के बारे में। सो लेट्स बिगिन विथ सुपर क्लास पाइसेस। सुपर क्लास पाइसेस में सारी ट्रू फिशेज आएगी बच्चों, जितनी भी ट्रू फिशेज है वो इसी में आएगी, और इसे हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। पहली क्लास है प्लेकोडर्माई, सेकंड क्लास इज कॉन्ड्रिक्थीज एंड द थर्ड क्लास इज ऑस्टिक्थीज। प्लेकोडर्माई, एज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, ऑल आर एक्सटिंक्ट। अभी इनमें से कोई भी लिविंग स्पीशीज़ प्लेकोडर्माई में नहीं है। इन्हें हमने आर्मर्ड फिशेस भी कहा था। इसका एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ मैंने रखा है, क्लाइमेटियस। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने बताया है। और इसे हम फर्स्ट जॉ फिश कंसिडर करते हैं, क्योंकि इट इज़ ऑब्वियसली एग्नेथा हम के बाद जैसे ही नेथोस्टोमेटा में आते हैं तो उसकी पहली सुपर क्लास पाइसेस है, और पहली सुपर क्लास पाइसेस की जो पहली क्लास है वो प्लेकोडर्माई है। तो इसी में सबसे पहले जोज आए हैं, एंड दैट इज़ वाई वी कंसिडर देम एज ए फर्स्ट जो फिश। नाउ कम टू द सेकंड क्लास, दैट इज़ कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज का बच्चों एक नाम और है, इलास्मोब्रेंकाई भी कहते हैं हम। ये हमारी सारी कार्टिलेजिनस फिशेज होती है और मोस्ट ऑफ देम आर मराइन। दूसरी हमारे पास थर्ड जो क्लास है ऑस्टिक्थीज, ये सारी की सारी बोनी फिशेज होती है, और इनका भी एक नाम और है जिन्हें हम टिलियोस्टाई कहते हैं। तो ये नाम तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। कार्टिलेजिनस फिशेज को हम कॉन्ड्रिक्थीज कहते हैं, और या इलास्मोब्रेंक भी कहते हैं। जो बोनी फिशेज होते हैं उन्हें हम ऑस्टिक्थीज या टिलियोस्टाई कहते हैं। और बोनी फिशेज जो हैं वो दोनों जगह मिलती है, वो आपको मराइन भी होगी और फ्रेश वाटर भी होगी। लेट्स बिगिन विथ द दिस क्लास कॉन्ड्रिक्थीज या इलास्मोब्रेंकाई, कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में हम बात करते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ एक डायग्राम कार्टिलेजिनस फिश का मैंने बना रखा है। ये कुछ शार्क जैसी दिखाई दे रही है आपको, तो इट इज़ ऑब्वियस कि शार्क्स जो होती है वो कार्टिलेजिनस फिशेज़ हैं। और ये जो इलास्मोब्रेंक हमारे पास ग्रुप है, इसमें 3 ही तरह की तो फिशेज़ हैं, शार्क्स, स्कैट्स एंड रेज। तो देखें हम इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर हैं। आप सारे नोट्स बना लेना, मैं यहीं इस डायग्राम में हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इनके माउथ की। तो सी वेयर डू दे हैव देयर माउथ। जो माउथ है उसकी लोकेशन हमारे लिए यहाँ इम्पोर्टेंट है। दैट दे ऑलवेज हैव, कार्टिलेजिनस फिशेस जितनी भी होगी, दे ऑलवेज हैव वेंट्रल माउथ। यानी कि यहाँ नॉर्मली जो माउथ है वो यहाँ आगे टर्मिनल माउथ होता है मछलियों में, इनमें टर्मिनल माउथ नहीं है, दे हैव ए वेंट्रल माउथ। और वेंट्रल माउथ के साथ साथ दे हैव पावरफुल जॉज। इनके जो जॉज हैं वो भी बड़े पावरफुल होते हैं। और आप तो जानते हैं कि जो शार्क्स हैं वो अपने जॉज की वजह से फेमस हैं, एंड ऑल दीज आर बिकॉज ऑफ देयर पावरफुल जॉज दे आर प्रीडेशियस। तो ये सभी प्रीडेशियस होती है, शिकारी होती है। यहाँ आपको अंदर इस तरह से बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ भी मिलेंगे, पीछे की तरफ इस तरह से उनका डायरेक्शन रहता है। तो दे ऑल्सो हैव, यहाँ ले लेते हैं हम, दे हैव बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट टीथ से रिलेटेड, देयर टीथ आर मॉडिफाइड placoid scales. Their teeth are modified placoid scales. देखिए बच्चों, सुनिए, मैं बताता हूँ कि इनके जो बॉडी है यहाँ पे आपको माइन्यूट स्केल्स देखने को मिलेंगे। मछलियों में होते ही हैं, और क्योंकि ये ट्रू फिशेज़ है तो ओबियसली बॉडी के ऊपर स्केल्स होंगे। तो ये जो स्केल्स मैं यहाँ बना रहा हूँ, बहुत बारीक छोटे छोटे ये स्केल्स होते हैं, और इन्हें हम प्लेकोइड स्केल्स कहते हैं। फिशेज़ में 3 तरह के चार तरह के स्केल्स होते हैं। एक जैसा कि मैंने ये बता दिया प्लेकोइड,
इसके अलावा फिशेस में साइक्लोइड, गेनोइड और टिनोइड स्केल्स भी मिलते हैं, लेकिन ये तीनों तरह के स्केल्स जो हैं वो कार्टिलेजिनस फिशेस में नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ बोनी फिशेस में मिलते हैं। तो इसलिए हम अभी ये यहाँ से हटा देता हूँ, और आप ध्यान रखें दैट दे हैव 4 टाइप्स ऑफ स्केल्स। कौन कौन से हो गए? प्लेकोइड, साइक्लोइड, गेनोइड और टिनोइड। कार्टिलेजिनस फिशेस में कौन से हैं? प्लेकोइड स्केल्स हैं। एंड द पॉइंट इज़ दैट कि ये यहाँ जो आपको इनके टीथ भी होते हैं, इनके हमारी तरह टीथ नहीं होते हैं। देयर टीथ आर नो डाउट बहुत पावरफुल टीथ हैं वो, लेकिन दोज टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स। तो वो स्केल्स से ही बने हुए टीथ होते हैं, उन्हीं के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो दैट इज़ अनदर पॉइंट। उसके बाद हम आते हैं इनके गिल्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरह से गिल स्लिट्स आपको दिखाई दे जाएगी। और जो कार्टिलेजिनस फिशेस होते हैं बच्चों, इनके अंदर जो गिल स्लिट्स हैं उनका काउंट भी आपको याद रखना है, दैट दे ऑलवेज हैव 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स। 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स। ये जो गिल्स हैं ये बिल्कुल ओपन है, बाहर से आप इनको देख सकते हैं। जैसे ही हम अगली क्लास में जाएंगे, दैट इज़ हमारी बोनी फिशेस वाली जो क्लास है, ऑस्टिकथीस जो क्लास है, उसमें आप देखेंगे कि उनके जो गिल्स होंगे वो 4 पेयर्स ही होंगे, लेकिन उनके ऊपर एक कवरिंग होगी, और ये चारों जो उनके गिल स्लिट्स होगी वो आपको दिखाई नहीं देगी। उस कवरिंग को हम ओपरकुलम कहते हैं। तो ये एक तो मेजर डिफरेंस है बच्चों बोनी फिशेज में और कार्टिलेजिनस फिशेज में, दैट कार्टिलेजिनस फिशेज है 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ विदाउट ओपरकुलम। फाइन। उसके अलावा आप यहाँ आए आगे की तरफ और थोड़ा डिस्कस करते हैं हम, कि अगर आप यहाँ इन कार्टिलेजिनस फिशेज़ में देखें तो यहाँ आपको एक डिप्रेशन मिलता है देखने को। बना देते हैं हम उसको। यहाँ आपको एक इस तरह का डिप्रेशन देखने को मिलेगा। यहाँ एक ऑर्गन है जिसे हम एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी कहते हैं। इससे ये पानी का टेम्परेचर पता लगा सकते हैं बच्चों। तो एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी, और ये बेसिकली इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये टेम्परेचर रेगुलेशन में काम आती है। नॉट रेगुलेशन, टेम्परेचर को सेंस करने में काम आता है। थर्मो रिसेप्टर है ये। फाइन। उसके बाद इनका यहाँ पे एक पेयर आँखों की हो जाएगी, 1 पेयर ऑफ आइज़। इस बार मीडियन आइज़ एब्सेंट होगी, पेयर्ड आइज़ हैं दोनों, लैटरल आइज़ होगी। और अगर आप यहाँ इनका इंटरनल ईयर की बात करें, दे ऑल्सो डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर, तो इनमें यहाँ पर सिर्फ इंटरनल ईयर होगा, और उस इंटरनल ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होगी। तो ओनली इंटरनल ईयर प्रेजेंट, मिडल ईयर या एक्सटर्नल ईयर नहीं होगा, ओनली इंटरनल ईयर विथ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। और जस्ट अभी जो हमने थोड़ी देर पहले साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा है, साइक्लोस्टोमेटा में मैंने आपको बताया कि दे हैव 1 or 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। आगे आते हैं बच्चों, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें इन मछलियों में डिस्कस करते हैं कि इनके पास नो डाउट क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम तो होगा। तो अंदर की एनाटॉमी बना लेते हैं। चलो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ आगे इनके पास, यहाँ से ले लेते हैं हम, ये क्रेनियम हो जाएगा, और इस क्रेनियम के बाद दे ऑल्सो हैव अ वर्टिब्रल कॉलम। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो होगा ये कार्टिलेज का बना होगा। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम जो होगा वो कार्टिलेज से बना हुआ है, और यहाँ आप इनके ऊपर ये क्रेनियम बना देते हैं हम इस तरह से। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मैं अभी बताना चाहता हूँ, याद रखने, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया है कि दे ऑल्सो हैव persistent notochord।
दे ऑल्सो हैव persistent notochord। तो ये हो जाए, यहाँ लिख देते हैं हम persistent notochord। तो बच्चों बताओ मुझे, persistent notochord किन में मिलेगी? थ्रू आउट द लाइफ notochord किस में मिलेगी? थ्रू आउट द लाइफ notochord एक सिफलोकॉर्डेटा में होगी, उसके बाद साइक्लोस्टोमेटा में होगी और कार्टिलेजिनस फिशेज में होगी। इसके बाद आगे के जितने भी ग्रुप हैं उनमें एडल्ट्स में नोटोकॉर्ड नहीं होगी, सिर्फ एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही नोटोकॉर्ड होगी। ये यहाँ लिख देते हैं हम क्रेनियम के बारे में, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस। ओके, नाउ यू कैन सी हियर कि यहाँ पर ये देखिए इनके पास पेयर्ड फिन्स भी हैं। तो ये आगे वाले जो हैं ये पेक्टोरल फिन्स हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ हमको बीच में बनाना चाहिए था, नहीं बनाया, अभी बना देते हैं। ये एक इस तरह से मैं और बना देता हूँ, ये यहाँ पे एक, और इधर लेबल कर देते हैं हम। ये इनका डोर्सल फिन हो जाएगा। फिर ये डोर्सल फिन हमेशा सिंगल होता है, अनपेयर्ड है। पेक्टोरल फिन जो होंगे ये पेयर्ड हो जाएंगे। और पीछे की तरफ यहाँ इनके पास एक पेयर पेल्विक फिन भी हैं जो कि पेयर्ड होते हैं। फ्यू मोर पॉइंट्स रिगार्डिंग द बॉडी। अंदर इनमें इस तरह से स्टमक और एलिमेंट्री कैनाल चल रही है। तो इनकी जो इंटेस्टाइन होती है बच्चों, इनकी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें अगर हम इंटेस्टाइन का सेक्शन काटें, क्रॉस सेक्शन इस तरह से, तो अंदर आपको जो एक स्प्रिंग होती है उस तरह का एक फोल्ड दिखाई देता है, जिसे हम स्पाइरल वॉल्व या हम उसे स्क्रॉल वॉल्व भी कहते हैं, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए होता है। जिस तरह हमारी एलिमेंट्री कैनाल में विलाई होते हैं उसी तरह से, टू इंक्रीज सरफेस एरिया। तो इनके पास ये एक स्क्रॉल वॉल्व या इसको हम स्पाइरल वॉल्व भी कहते हैं, जो इनकी इंटेस्टाइन में होता है। और लीवर जो है इनका, अगर हम बनाएं यहाँ स्टमक के पास में, यहाँ बना देते हैं, तो लीवर में इनके पास दो लोब्स होते हैं। लीवर बाई लोब्ड होता है इनका, यहीं लिख देता हूँ मैं, लीवर बाई लोब्ड। बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में आ जाए हम और कुछ पॉइंट और डिस्कस करते हैं। एक यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ दैट दे हैव अ ओपनिंग एंड दैट ओपनिंग इज़ बेसिकली क्लोएका। क्लोएका आपको पहले बताया गया है कि जो कॉमन ओपनिंग होती है डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम या इवन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो उस कॉमन ओपनिंग को हम क्लोएका कहते हैं। और इनके पास यहाँ एक क्लोएका होती है। और ध्यान से सुने, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ मैं कि इस पेल्विक फिन, जो पीछे वाला हमारा फिन है, इसका एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्लैस्पर कहते हैं। ये इस तरह से दिखाई देता है, स्पून लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम क्लैस्पर कहते हैं। ये जो है मॉडिफाइड पार्ट ऑफ पेल्विक फिन और सिर्फ मेल में होता है। क्लैस्पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। फॉर्म्ड फ्रॉम पेल्विक फिन। तो ये जो शार्क्स होती है बच्चों, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जो मेल शार्क होगी उसमें क्लोएका से स्पर्म्स निकलेंगे और ये स्पर्म्स इस क्लैस्पर से कलेक्ट कर लिए जाएंगे। और जो फीमेल शार्क होगी उसकी क्लोएका में इन्हीं क्लैस्पर की हेल्प से वो स्पर्म ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। दैट मीन्स द क्लैस्पर help in copulation, clasper help in copulation, and because of the clasper cartilaginous fishes में जो फर्टिलाइजेशन होगा वो बाहर पानी में नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होगा। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट भी बॉडी में अंदर की तरफ ही होगा। एंड दैट इज़ द रीज़न many of these sharks, many of these cartilaginous fishes जो हैं या sharks हैं, they are viviparous।
इनमें अंदर प्लेसेंटा नहीं बनेगा। एग्स में काफ़ी सारा यॉक होता है, न्यूट्रिशन तो उन्हें यॉक से ही मिलेगा, पर डेवलपमेंट बॉडी से बाहर नहीं होगा, डेवलपमेंट बॉडीज़ के अंदर ही होगा, और इस तरह से ये विविपेरस हो जाती है कई सारी शार्क। ये फीचर बोनी फिशेज़ में एब्सेंट होता है। बोनी फिशेज़ में फर्टिलाइजेशन बाहर पानी में ही होगा, क्योंकि उनके पास क्लेस्पर नहीं होते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग देयर रिप्रोडक्शन। उसके बाद हम पीछे की तरफ आते हैं, और एक इनमें क्लोए का भी है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। बोनी फिशेज़ में ओपनिंग जो होगी वो सारी सेपरेट होगी, उनमें क्लोए का नहीं होगी। पीछे आ जाएं हम टेल, तो आप देखिए कि ये हमारा पीछे की तरफ इनमें टेल फिन है, कोडल फिन, और कोडल फिन में हमेशा दो लोब होते हैं, एक ये ऊपर वाला लोब होता है और एक ये नीचे वाला लोब होता है। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला लोब है वो बड़ा है और जो नीचे वाला लोब है वो छोटा है। तो इस तरह की जो टेल होती है उसे हम हिटेरो सर्कल कहते हैं, हिटेरो सर्कल टेल। व्हाट यू मीन बाय दैट? तो डोर्सल लोब जो है वो लार्ज है ना, और जो वेंट्रल लोब है वो स्मॉल होता है। तो इस तरह की टेल को हम हिटेरो सर्कल टेल कहते हैं। ये पूरी की पूरी इनकी हिटेरो सर्कल टेल हो गई। तो बच्चों, इस तरह से हमने कार्टिलेजिनस फिशेस के सारे कैरेक्टरिस्टिक इस एक डायग्राम में पढ़ लिए हैं। और मैं एक बार एक लास्ट पॉइंट और इनमें बचता है जो बता देता हूँ कि जो बोनी फिशेस होती है, उन बोनी फिशेस में अंदर एक एयर ब्लैडर होता है। एयर ब्लैडर, बोनी फिशेस की बात कर रहा हूँ मैं। एयर ब्लैडर होता है और उस एयर ब्लैडर में हवा भरी रहती है, तो उससे जो फिश है उसको बॉयंसी मिलती है, वो आसानी से पानी में फ्लोट कर सकती है। इसलिए बोनी फिशेस कई बार किसी एक जगह पर खड़ी भी रह सकती है, वो अंदर पानी में नीचे गिरेगी नहीं। क्यों नहीं गिरेगी? क्योंकि जो एयर ब्लैडर है उसमें जो हवा है उससे उनको बॉयंसी मिलती है। लेकिन ये जो कार्टिलेजिनस फिशेस जितनी भी होती है, इनके पास ये एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है बच्चों, तो उससे ये कभी एक जगह पर खड़ी नहीं रह सकती। अगर आप कभी देखें, किसी भी मूवी में भी देखें, शार्क्स को देखें आप, तो वो जो शार्क्स हैं दे कंटिन्यूसली कीप ऑन स्विम, क्योंकि अगर वो स्विम नहीं करेगी तो वो पानी में नीचे गिर जाएगी, वो डूब जाएगी, मछली पानी में डूब जाएगी, सिंक हो जाएगी अंदर की तरफ। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर डिफरेंस बिटवीन बोनी एंड कार्टिलेजिनस फिशेस। तो मैं यहाँ उस पॉइंट को लिख देता हूँ, क्योंकि मैं उस डायग्राम में नहीं बना रहा हूँ, हमें बनाना है ही नहीं। इनके पास एब्सेंट है एयर ब्लैडर, तो ये एक पॉइंट हम यहाँ लिख रहे हैं, एयर ब्लैडर इज एब्सेंट। और एयर ब्लैडर एब्सेंट होने की वजह से देयरफॉर दे हैव टू स्विम, लगातार उनको चलते ही रहना पड़ता है। दे हैव टू स्विम कंटिन्यूअसली टू अवॉइड सिंकिंग। समझ में आया आपको? जबकि आप कभी एक्वेरियम वगैरह में देखो, एक्वेरियम में तो फ्रेश वाटर होता है, तो ऑब्वियसली एक्वेरियम फिशेस जितनी भी होगी वो सब बोनी फिशेस होगी, वो कार्टिलेजिनस हो नहीं सकती। तो आप एक्वेरियम में कभी नोटिस करना, जो फिश है, छोटी फिशेस होती है, वो चुपचाप एक जगह पर खड़ी भी रह सकती है। लेकिन हमारी कार्टिलेजिनस फिशेस ऐसा नहीं कर सकती, वो एक जगह पर रुक नहीं सकती, दे हैव टू कंटिन्यूसली स्विम, अदरवाइज वो नीचे गिर जाएगी। और क्यों बोनी फिशेस एक जगह पर खड़ी रह सकती है? क्योंकि उनके पास एयर ब्लैडर होता है। तो दीज आर सर्टेन डिफरेंसेस बच्चों, जो मैंने कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस के बारे में बताया। ये सारे फीचर जो हैं हमारे कार्टिलेजिनस फिशेस के हो गए। आप एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को लिखेंगे। शुरुआत करेंगे यहाँ से, माउथ से शुरुआत कर लें कि किस तरह का माउथ होता है। वेंट्रल माउथ होता है, जॉज उनके पावरफुल होते हैं और इस वजह से ये सारी फिशेस जो हैं वो प्रेडेशियस होती है। दूसरा, उनके टीथ जो होते हैं वो बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, और टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स, उनके स्केल्स जो हैं प्लेकोइड स्केल्स, उन्हीं से बने हुए उनके टीथ होते हैं। फिर गिल्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ गिल्स दे हैव 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स, लेकिन उनके ऊपर किसी तरह की कोई कवरिंग नहीं होती है, तो देयर गिल्स आर विदाउट ओपरकुलम। आगे उनके स्नाउट पर अगर आप देखें, यहाँ
तो आपको स्नाउट पर एक एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी एक सेंसरी स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि थर्मो रिसेप्टर है, पानी का जो टेम्परेचर है उसको डिटेक्ट करता है। आइज़ इनके पास दो पेयर ही है, सॉरी वन पेयर ही है, दो लेटरल आइज़ हो जाएगी। और जो इंटरनल ईयर होता है, मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर अभी इवॉल्व नहीं हुआ है बच्चों, और जो इंटरनल ईयर होगा उसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होगी। इनमें हियरिंग की जो कैपेसिटी है वो प्रेजेंट है, आ जाएगी इनमें हियरिंग की कैपेसिटी। उसके बाद इनका क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम दोनों प्रेजेंट है, कार्टिलेज का बना हुआ है। और साथ ही साथ जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया पॉइंट, दे हैव परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड, इनकी जो नोटोकॉर्ड है वो भी परसिस्टेंट रहेगी। इंटेस्टाइन में इनके एक स्क्रॉल वॉल्व होता है जिसे या स्पाइरल वॉल्व भी कहते हैं, जो सरफेस एरिया बढ़ाने के काम आता है। कोई खास क्वेश्चन नहीं है, आपको नहीं भी याद रहे तो छोड़ दें, आप बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं ले। लीवर इनका बाइलोब्ड होता है, ये भी आपको याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, जस्ट डिफरेंस के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो बोनी फिशेज होती है उनका लीवर में 3 लोब होंगे, तो ये एक डिफरेंस होता है बाइलोब्ड और ट्राइलोब्ड लीवर दोनों कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेज में, इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पर आपको मेंशन किया। हाँ, प्लेकोइड स्केल वाला पॉइंट आपको नहीं भूलना है। कार्टिलेजिनस फिशेज में जितने भी स्केल्स होते हैं वो सारे प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। दूसरा, इनके पेल्विक फिन के मॉडिफिकेशन से क्लेस्पर नाम का स्ट्रक्चर बनता है जो स्पर्म ट्रांसफ़र में हेल्प करता है। बेसिकली ये पेनिस की तरह एक्ट कर रहा है, पेनिस नहीं है, फिन का पार्ट है, और ये हेल्प करता है कॉपुलेशन में। और इस वजह से कार्टिलेजिनस फिशेज में फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो जाते हैं, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होगा वो बॉडी में ही होगा, और बाद में सीधे डेवलप्ड बेबीज की डिलीवरी होगी। तो दैट्स वाई दे आर विविपैरस। ओके, कॉडल फिन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कॉडल फिन में जो 2 लोब हैं उसमें ऊपर वाला लोब थोड़ा बड़ा है, नीचे वाला लोब थोड़ा छोटा है, तो इस तरह की टेल को हम हिटरो सर्कल टेल कहते हैं। ये भी आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन नहीं है। अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स के बारे में, कार्टिलेजिनस फिशेस के एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, वेरी फेमस, दैट इज़ स्कॉलियोडोन। बच्चों इसे हम डॉग शार्क भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत पावरफुल है। एज सच फिशेज़ में सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और उनमें से भी स्कॉलियोडोन जो है इसमें काफ़ी पावरफुल है, एंड दैट इज़ वाई वी कॉल इट। मेरे पास इसका एक फ़ोटोग्राफ है, कुछ फ़ोटोग्राफ्स मैंने आपके लिए अरेंज किए हैं। तो ये इस तरह की स्कॉलियोडोन दिखाई देती है, शार्क जैसी ही दिखाई दे रही है। दूसरा एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कैरकैरोडोन। ये बड़ा फेमस है, जो फिल्मों में दिखाया जाता है। ग्रेट वाइट शार्क जिसे हम कहते हैं, बहुत प्रेडेटरी नेचर की है, और ह्यूमंस पर भी काफ़ी अटैक करती है ये कैरकैरोडोन। देखा होगा आपने इसको, ये रहा हमारे पास इसका फ़ोटोग्राफ। दिस इज़ व्हाट कैरकैरोडोन। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ओके ये नहीं आएगा ऊपर, हमारे पास स्पेस नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट अबाउट कैरकैरोडोन। ये देखा होगा आपने, इस तरह से इसके पावरफुल जॉज हैं। दांतों को देखिए, ये यहाँ पीछे की यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड इन तरह के इनके टीथ हैं। और माउथ की लोकेशन भी देखिए आप, वेंट्रल साइड में इनका माउथ है इस तरह से। ओके, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं हम, इज़ अबाउट एक और हमारे पास इसी तरह की है, प्रिस्टिस। इसे हम सॉ फिश कहते हैं, क्योंकि इसका जो स्नाउट है उस पर सॉ की तरह जो एक आरी होती है उस तरह से उस पर, ये देखिए आप किस तरह से इसमें ये स्ट्रक्चर यहाँ निकले हुए हैं, एंड दैट इज़ वाई वी कॉल इट। ये आप देखिए पर्टिकुलरली यहाँ ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं, तो इसे हम, ये सॉ लाइक स्ट्रक्चर हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सॉ फिश। प्रिस्टिस हो गई। देन देयर इज़ अनदर एग्जांपल इस टॉर्पीडो। इसे हम इलेक्ट्रिक रे भी कहते हैं, बहुत पावरफुल बिजली का झटका मारती है। इसके पास एक इलेक्ट्रिक ऑर्गन है। टॉर्पीडो में आपको रे है ना बच्चों, ये देखो रे आ गए, तो इसका भी मेरे पास फ़ोटोग्राफ है, ये रही हमारे पास। इस तरह की ये एक टॉर्पीडो है। इसका ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर ये इनके पास इधर और एक उस तरफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं,
जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हैं वो बेसिकली मॉडिफाइड मसल्स होते हैं, और इनके जो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा उनमें, सिंपली ये है कि उन मॉडिफाइड मसल्स में आयोनिक एक्यूमुलेशन होता है। इस तरह से चार्ज्ड आयंस को वो एक्यूमुलेट करते हैं, और देर आर नंबर ऑफ सेल्स, तो उनके अक्रॉस इस तरह से आयंस के एक्यूमुलेशन से एक वोल्टेज जनरेट हो जाता है, और समटाइम इट में गिव ए शॉक ऑफ अराउंड 100 वोल्ट्स। तो इतना पावरफुल झटका इनसे लग सकता है। टॉर्पिडो इलेक्ट्रिक रे है ये। उसके बाद एक और फिश है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक ये 5th एग्जाम्पल है हमारे पास, दैट इज ट्राइगोन। इसे हम स्टिंग रे के नाम से भी जानते हैं, स्टिंग रे। आई हैव ए फोटोग्राफ ऑफ दैट। स्टीव कहाँ गई, ये रही, हम ये रही। ये देखिए, ये एक स्टिंग रे। रेज सभी इसी तरह की होती है, इनके ब्रॉड इस तरह से विंग्स होते हैं और इस तरह का शेप होता है इनका। अगर आप इसको देखें ध्यान से तो यहाँ पीछे की तरफ ये इस जगह पर आपको एक येलो कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखिए आप, इस जगह पर आपको ये स्पाइन ये दिखाई दे रहा है, हटा दिया है मैंने इसको, ये देखिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहीं पर इनका एक स्टिंग होता है, पॉइजनस स्टिंग है ये, और बड़ा ही जहरीला होता है ये पॉइजनस स्टिंग। कॉडल फिन के ऊपर इस तरह से इनकी टेल के ऊपर प्रेजेंट है, और छोटी मोटी इंजरी भी हो सकती है। आप डिस्कवरी चैनल पर बड़ा ही फेमस हमारा एक वो बेयर ग्रिल्स आता है, आप उसके बारे में जानते हैं कि बड़ा ही डेयरिंग पर्सन है। लेकिन उससे पहले एक और डिस्कवरी चैनल पर पर्सन हुआ करता था, स्टीव इरविन उसका नाम था, जो कि इवन इससे भी ज़्यादा डेंजरस टास्क वो करता रहा था। एक बार ऑस्ट्रेलिया में वो इसी स्टिंग रे के ठीक ऊपर पैरेलल स्विमिंग कर रहा था, इसकी वीडियोग्राफी कर रहा है, और उस समय उस स्टिंग रे ने अपने इस पॉइजनस स्टिंग को उसके हार्ट में एकदम से इंजेक्ट कर दिया, पॉइजन इंजेक्ट करा, और उसकी एट द स्पॉट डेथ हो गई थी। तो समटाइम दे बिकम डेडली टू द ह्यूमंस। ट्राइगोन, स्टिंग रे, ये सब कार्टिलेजिनस फिशेस के एग्जांपल हैं। और एक और लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अब तक जो मैंने बताया वो तो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो है काइमीरा। ये बच्चों, इसे हम कॉमनली रेड फिश के नाम से जानते हैं, और इसे हम किंग ऑफ हेरिंग भी कहते हैं, किंग ऑफ हेरिंग भी कहते हैं। ये बेसिकली कार्टिलेजिनस फिश है, लेकिन इसके पास ओपरकुलम प्रेजेंट होता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ओपरकुलम है इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बोनी फिशेस। लेकिन ये कार्टिलेजिनस फिशेस होते हुए भी, फिश होते हुए भी इसमें ओपरकुलम प्रेजेंट है, एंड देयरफॉर काइमेरा इज अ कनेक्टिंग लिंक, is a connecting link between cartilaginous and bony fishes. फाइन, रीज़न क्लियर है। इसमें बोनी फिशेस का एक कैरेक्टर है, दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ ओपरकुलम, जो कि मैंने आपको बताया कि बोनी फिशेस में गिल्स हैं, गिल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, और उसी कवरिंग को हम ओपरकुलम कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये कार्टिलेजिनस फिशेस कंप्लीट होती है, और अब हम डिस्कस करेंगे बोनी फिशेस के बारे में।